नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे। ये वो दौर था जब भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर मतलब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई। हम 1856 से लेकर 1884 तक के वाइसरॉय और उनके कार्यकाल में हुए जो बड़े बदलाव थे उनको समझेंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारी ये पूरी चर्चा ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पर आधारित है, जो एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहद जरूरी किताब है। बिल्कुल। मिस्टर टीचर पर हमारा मकसद है कि आपको गहराई से जानकारी मिले और इतिहास वो कहानी की तरह याद हो जाए। और ये सिर्फ तारीखों और नामों की सूची नहीं है, ये उस बड़े बदलाव की कहानी है जिसकी शुरुआत हुई थी 1857 के उस ऐतिहासिक विद्रोह से। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे एक विद्रोह ने भारत पर शासन करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो चलिए अपनी पहली स्लाइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सत्ता के महापरिवर्तन की बात करेंगे, कंपनी से क्राउन तक, मतलब 1856 से 1862 का दौर। तो पहला बिंदु है लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहले वाइसरॉय बने। और ये सिर्फ पद का नाम बदलना नहीं था, गवर्नर जनरल से वाइसरॉय बनना। हाँ। मतलब वाइसरॉय का मतलब था राजा का सीधा प्रतिनिधि। अच्छा, तो ये भारत पर ब्रिटिश पकड़ के और मजबूत होने का प्रतीक था। एक तरह से एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट था ये। और फिर 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसके तहत शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। हाँ, और इसी अधिनियम के तहत जो सदियों पुराना मुगल सम्राट का पद था उसे आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। विद्रोह के चेहरे को ही खत्म कर दिया गया। फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया और पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। हाँ, और इसी पोर्टफोलियो प्रणाली से भारत में आधुनिक कैबिनेट मंत्रालय की नींव पड़ी। मतलब अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को सौंपे गए, प्रशासन को और कुशल बनाया गया। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। मतलब क्राउन के आने से पहले ही कंपनी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। ये आंकड़े यही दिखाते हैं। बिल्कुल। अब देखते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद कैनिंग ने क्या सुधार किए। हमारी अगली स्लाइड इसी पर है, कैनिंग के सुधार, कानून, न्याय और समाज। तो सामाजिक सुधार का एक बड़ा कदम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था उस समय के हिसाब से। फिर 1861 के अधिनियम द्वारा पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो एक तरह से पूरे भारत के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाने की कोशिश शुरू हो गई थी। सही। और जो राज्य विलय की कुख्यात नीति थी, व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और व्यपगत सिद्धांत का खात्मा एक बहुत बड़ा कदम था। देखिए, ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। हाँ, झांसी की रानी वाला मामला तो सबको याद है। बिल्कुल। तो इसे खत्म करके अंग्रेजों ने भारतीय शासकों का भरोसा जीतने की कोशिश की। और फिर मैकॉले द्वारा तैयार की गई दंड संहिता मतलब आईपीसी 1858 में कानून बनी और 1859 में अपराध विधान संहिता लागू हुई। आईपीसी और उच्च न्यायालयों की स्थापना ने पूरे भारत के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार किया, जिसका असर तो आज भी दिखता है। इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कैनिंग की सहायता से 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की स्थापना की। हाँ, ये सवाल तो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। एएसआई के संस्थापक। बिल्कुल। अच्छा, कैनिंग के बाद का दौर कैसा था? चलिए अगली स्लाइड में जानते हैं। एल्गिन और लॉरेंस, शांति और संचार का दौर। 1862 से 1869। तो लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल छोटा रहा, जिसमें वहाबी आंदोलन का दमन किया गया और 1863 में हिमाचल में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था। उनके बाद आए लॉर्ड लॉरेंस। उन्होंने अफगानिस्तान के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता या मास्टरली इनएक्टिविटी कहा जाता है। शानदार निष्क्रियता का मतलब था कि अंग्रेज अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। ये पिछले अफगान युद्धों से मिला एक सबक था। मतलब कि लड़कर नुकसान उठाने से अच्छा है कि चुपचाप देखो। बिल्कुल, यही रणनीति थी। फिर हेनरी कैम्बल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया, उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल के बाद। अकाल उस दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। और एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग।
1865 में भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। और इसने तो सब कुछ बदल दिया। समुद्री टेलीग्राफ लाइन ने लंदन और कलकत्ता के बीच संवाद को हफ्तों से घटाकर कुछ घंटों का कर दिया। तो साम्राज्य पे नियंत्रण और भी मजबूत हो गया होगा। बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। यहाँ एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो ये दिखाता है कि निष्क्रियता की नीति के बावजूद सीमा पर चुनौतियां तो बनी हुई थीं। सही बात है। अब बात करते हैं लॉर्ड मेयो की, जिनका कार्यकाल कई पहली घटनाओं के लिए जाना जाता है। हाँ, मेयो का दौर काफी महत्वपूर्ण है। भारत में अंग्रेजों के समय पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही आयोजित की गई। देखिए, जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं थी। यह शासन करने, टैक्स वसूलने और आबादी को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण था। मतलब डेटा इज पावर। हमेशा से। फिर कृषि सुधारों पर जोर देते हुए 1872 में पहले कृषि विभाग की स्थापना की गई। कृषि विभाग की स्थापना ये दिखाती है कि अंग्रेज भारत के आर्थिक संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना चाहते थे। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की नींव रखी। लेकिन मेयो का अंत दुखद रहा। शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में उनकी हत्या कर दी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और ये एग्जाम अलर्ट एक कहानी की तरह याद रह जाता है। मेयो एकमात्र वाइसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई, 1872 में अंडमान में। मिस्टर टीचर पर हमारा यही अंदाज है, तथ्यों को कहानी बनाना। बिल्कुल। मेयो के बाद आए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखते हैं उनके समय में क्या हुआ। स्वेज नहर खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में भारी वृद्धि हुई और करों यानी टैक्स में कमी की गई। स्वेज नहर ने भारत और ब्रिटेन की दूरी को हजारों किलोमीटर कम कर दिया। इससे व्यापार और सैन्य नियंत्रण दोनों बहुत आसान हो गए। मतलब भारत को कंट्रोल करना और भी आसान हो गया। हाँ, और उसका शोषण करना भी। पंजाब में प्रसिद्ध कूका आंदोलन और 1873 में सिंह सभा आंदोलन इसी समय हुए। और दूसरी तरफ कूका और सिंह सभा जैसे आंदोलन ये दिखाते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक और धार्मिक चेतना बढ़ रही थी। और एक घटना हुई कि भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ को पद से हटाकर मद्रास भेज दिया गया और बंगाल में भयानक अकाल का सामना करना पड़ा। लेकिन नॉर्थब्रुक ने अनावश्यक सैनिक खर्चों को बंद करने की घोषणा की। ये उनकी नीति थी। हाँ, और इस स्लाइड का एग्जाम अलर्ट है नॉर्थब्रुक का कथन, मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक सैनिक व्यवस्थाओं को बंद करना है। ये उनकी नीति का सार है और परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं एक ऐसे वाइसरॉय पर जिन्हें उनकी नीतियों के कारण काफी विवादास्पद माना जाता है, लॉर्ड लिटन। लिटन, हाँ, एक बहुत ही विवादास्पद किरदार। लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और साहित्यकार था। उसका उपनाम था ओविन मेरिडिथ, लेकिन भारत में उसे अकाल क्रूरता के लिए जाना गया। यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। एक तरफ साहित्यकार और दूसरी तरफ एक ऐसा शासक जिसने अकाल के समय जश्न पर भारी पैसा खर्च किया। जब दक्षिण भारत भयानक अकाल से जूझ रहा था, 1877 में दिल्ली दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। जरा सोचिए, लोग भूख से मर रहे हैं और दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली दरबार का ये भव्य आयोजन भारतीयों के मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्से को और भड़काने वाला साबित हुआ। हालांकि अकाल राहत के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग गठित किया गया था। हाँ, आयोग तो बना, लेकिन नुकसान हो चुका था। और अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी इसी दौरान हुई। एग्जाम अलर्ट देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इसका मकसद साफ था, ताकि भारतीय इसमें शामिल ना हो सके। बिल्कुल, ये एक दमनकारी नीति थी। लिटन की नीतियां यहीं खत्म नहीं हुई। देखिए अगली स्लाइड, जो उनके कुख्यात कानून पर है, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। राष्ट्रवादी अखबार अमृत बाजार पत्रिका और सोम प्रकाश को रोकने के लिए भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया। अंग्रेज सरकार स्थानीय भाषाओं के अखबारों की बढ़ती ताकत से डर गई थी। ये अखबार लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगा रहे थे। तो ये कानून सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला था। बिल्कुल। इसका प्रावधान था कि आपत्तिजनक सामग्री छापने पर प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त करने का अधिकार सरकार ने ले लिया। मतलब पूरी तरह से तानाशाही। सोम प्रकाश, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रस्तावित था, वो पहला अखबार था जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट पारित हुआ।
बिना लाइसेंस हथियार रखना अपराध घोषित कर दिया गया। भारतीयों के लिए? हाँ, सिर्फ भारतीयों के लिए। और ये एग्जाम अलर्ट याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम या गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। ये उपनाम सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल। लिटन की दमनकारी नीतियों के बाद माहौल बदला। मिलते हैं लॉर्ड रिपन से, जिन्हें एक उदार वाइसरॉय माना जाता है। हाँ, रिपन का आना एक ताजी हवा के झोंके की तरह था। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन की सलाह पर रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर प्रेस की स्वतंत्रता बहाल की। मतलब लिटन की सबसे बड़ी गलती को सुधारा। फिर सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को दोबारा 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। एक और बड़ा सुधार। और 1882 में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की, जो आधुनिक पंचायती राज की नींव बनी। रिपन ने लिटन की कई दमनकारी नीतियों को पलट दिया और स्थानीय स्वशासन का उनका कदम तो बहुत दूरगामी था। इसका मकसद भारतीयों को अपने स्थानीय प्रशासन में भागीदारी देना था, जो एक बहुत बड़ा सुधार था। और 1881 में पहली नियमित जनगणना करवाई गई, जो तब से हर 10 साल पर होती है। मेयो ने शुरू की, लेकिन नियमित जनगणना रिपन के समय से शुरू हुई। बहुत ही दिलचस्प एग्जाम अलर्ट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ये उपाधि दिखाती है कि उनके सुधारों को कितना सकारात्मक माना गया था। आज के सत्र की हमारी आखिरी स्लाइड रिपन के कुछ और महत्वपूर्ण सुधारों पर है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध और काम के घंटे तय किए गए। श्रम कानूनों की दिशा में ये पहला कदम था। फिर 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया, जो भारत का पहला शिक्षा आयोग था, जिसने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम। लेकिन फिर आया इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में। भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुनने का अधिकार देने का प्रयास। और इल्बर्ट बिल की कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। इसने ये साफ कर दिया कि ब्रिटिश शासन नस्लीय भेदभाव पर आधारित था। मतलब जब कानून की नजर में बराबरी की बात आई तो अंग्रेजों ने ही विरोध कर दिया। हाँ, लगभग सभी अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रवादियों को ये सिखाया कि सिर्फ याचिकाओं से अधिकार नहीं मिलेंगे। इस विरोध को श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी कहा गया और अंततः बिल वापस लेना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा झटका था भारतीयों के लिए। और एक आखिरी एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें, 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताना को शामिल नहीं किया गया था। हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां ही एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी एग्जाम्स में आपको दूसरों से आगे ले जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने 1856 से 1884 तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे सत्ता कंपनी से क्राउन के पास गई और कैसे कैनिंग, लिटन और रिपन जैसे वाइसरॉय की नीतियों ने भारत पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का गहरा असर डाला। इस पूरे दौर में एक पैटर्न दिखता है। विद्रोहों से सुधारों का जन्म होता है, प्रगतिशील कदमों का नस्ली आधार पर विरोध होता है और मतलब जनगणना, कानून और शिक्षा जैसे उपकरणों का इस्तेमाल साम्राज्य पर पकड़ मजबूत करने के लिए किया जाता है। मिस्टर टीचर पर हमारा यही प्रयास है कि लूसेंट सामान्य ज्ञान जैसी किताबों को कहानी के रूप में आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल जरूर सोचिएगा। अगर इल्बर्ट बिल पास हो गया होता तो क्या भारत में राष्ट्रवाद का स्वरूप कुछ अलग होता? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।